बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़ और उसके हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। याद रहे मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि ये चैप्टर आपकी गिरफ्त में तब आएगा जब आपको 3 चीज़ें एटलीस्ट इस वक्त आपके गिरफ्त में हो। एक, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और पीरियडिक इन्वेंटरी सिस्टम के दरमियान जो डिफरेंस है एंट्रीज के एटलीस्ट वो आपको बताना चाहिए। और हाउ टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग 2 फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो एक हमने डिस्कस किया था ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। और ये फार्मूले में कोई भी चीज़ अगर मिस हमें कहा जाए कि फाइंड आउट करें मिसिंग है, तो हम वो मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो परचेजेस है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है या क्लोजिंग इन्वेंटरी है। दूसरा हमने रिलेशनशिप देखा था सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग फिगर आती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जो हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम 6.1a। ठीक है, और लिखा हुआ है इवेल्युएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, और ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी सी मुश्किल होती है एज कंपेयर टू एक्सरसाइजेस या ब्रीफ एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा गौर से क्वेश्चन देखना है, समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम 6.1a। ओके, मैं पहले यहाँ पे भी लिख लूँ ताकि रेफरेंस लिख लूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम 6.4a, इसको 6.1a ये हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, और पेज नंबर भी देख लेते हैं पेज नंबर क्या है जी। 275 पेज पे है ये। चलो जी, ये आपके सामने आ रहे हैं नजर जी। प्रॉब्लम 6.1 कहता है क्ले पूल हार्डवेयर इज ओनली हार्डवेयर स्टोर। ये हार्डवेयर स्टोर है इन अ रिमोट एरिया दूर दराज इलाके हैं ऑफ नॉर्थन मिनेसोटा। ये कनाडा की एक रियासत है, इलाका है मिनेसोटा। वहां पे ये क्ले पूल हार्डवेयर काम करता है। सम ऑफ क्ले पूल्स ट्रांजैक्शन, कहता है कुछ ट्रांजैक्शन क्ले पूल की जो इस साल हुई ड्यूरिंग द करंट ईयर आर एज फॉलोस। वो ये है, यानी कुछ ट्रांजैक्शन जो हैं वो ये हुई है। क्या हुई है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जब आपने ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ने के बाद अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन जो जितना भी है ना उसकी बॉडी जो क्वेश्चन की है हम उसी अंदाज से पढ़ सकेंगे। हमें अगर कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करें तो हमें हमारी नजर फार्मूले पे होगी, ओपनिंग स्टॉक है कहाँ पे है। तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में नंबर ए लिखा हुआ है
फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ क्लेपूल हार्डवेयर। एंड पे ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कंपनी यूजेस अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कंपनी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अगर यूज करती है तो इन ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास करे। लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज, ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जनरल एंट्री पास करे क्लेपूल की बुक में। अगर कंपनी क्या करती है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करती है तो आप, चलो पहले ये कर लेते हैं फिर बाकी मेन ये है कि आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। लो जी, जनरल एंट्री में लिखा हुआ है पहली ट्रांजैक्शन नवंबर 5 को जो अकर हुई, सोल्ड लंबर ऑन अकाउंट। कहता है लंबर हमने बेचा ऑन अकाउंट, उधार। किसको बेचा? टू बिमजी कंस्ट्रक्शन। ये कंपनी का नाम है जी जिसको बेचा, और ये ऑन अकाउंट का मतलब है उधार बेचा है। जिसको बेचा उसका नाम लिखा हुआ है। कितने का बेचा? 13,390 का बेचा है। द इन्वेंट्री सब्सिडरी लेजर शोज द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 9,105। यानी इसका मतलब है जो चीज 9,105 की है वो 13,390 में बेची है। क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हमने एंट्रीज पास करनी है, तो जब भी सेल होगी तो दो एंट्रीज पास होंगी। एक कॉस्ट अपनी लागत को रिकॉर्ड करना है, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ। 9,105 से एक एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और एक सेल की एंट्री पास होगी उधार। तो आइए देखते हैं नवंबर 5 को दो एंट्री पास करते हैं जी। मैं यहाँ पे वैसे करने लगा हूँ, लेकिन आपने जब आपने करना है तो याद रहे आपने जनरल जनरल बनाना है। तो पहले कंपनी का नाम क्लेपूल जर्नल। उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन नंबर 5 को जी, यहाँ पे मैं लिखने लगा नंबर 5। लो जी, दो एंट्रीज पास करने लगा। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करूंगा, फिर सेल को रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट 9,105 से, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट ये भी 9,105। ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नरेशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड, जिस तरीके से मर्जी आप लिखें। लो जी, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने की एंट्री हमने पास कर ली। अब दूसरी सेल की एंट्री पास हो गई। तो सेल कितने की है? 9,105 की चीज 13,390 की सेल की है, ठीक है। तो सेल उधार की है ऑन अकाउंट, तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डेट सेम होगी। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट 13,390। लो जी, ये दो ट्रांजैक्शन उसी तरह जो मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर्स में बताई कि ये ट्रांजैक्शन, चूंकि ये परपेचुअल एंट्री सिस्टम है, ब्रैकेट में बेशक क्वेश्चन के स्टार्ट में लिख दिया करें कि ये परपेचुअल है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यहाँ पे शुरू में लिखने लगा हूँ कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। लो जी, ये ट्रांजैक्शन हो गई एक। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन अब देखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन कहता है नवंबर 9 को ही, नवंबर 9 परचेज टूल्स। कहता है उधार खरीदे ऑन अकाउंट, उधार कुछ, क्योंकि हार्डवेयर का काम है, कुछ टूल्स वगैरह उसने परचेज किए ओवर टूना टूल कंपनी से। ये कंपनी का नाम है जिसे उधार खरीदे, ठीक है।
कितने के खरीदे हैं? 3800 के, यानी अब परचेजेस हुई है। तो आपको पता है जब चीजें खरीदी जाएं तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री को एज एन एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होगा नवंबर 9 को, यहाँ पे डेट लिखूंगा मैं, नवंबर 9, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, और चूंकि उधार है, कैश नहीं दिया, तो लायबिलिटी में इजाफा हुआ, अकाउंट पेएबल। कितने की परचेज की? 3800 की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3800। इन्वेंटरीज परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऊपर वाली गुड्स आर सोल्ड और नीचे उससे ऊपर वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये नरेशन इनकी होगी। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे, अच्छा जी। उसके बाद दिसंबर 5 को ट्रांजैक्शन क्या हुई? कलेक्टेड इन कैश। कलेक्टेड इन कैश का मतलब, कलेक्ट का मतलब पैसे, मतलब आना, कलेक्शन होना, इन कैश यानी कैश की कलेक्शन की। कौन सी? 13,390 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बिमजी कंस्ट्रक्शन। ये बिमजी कौन है? जिससे हमने, देखो ये पहली ट्रांजैक्शन, जिसको हमने चीज उधार बेची थी ना, उसने अब हमें पैसे दिसंबर 5 को दे दिए, यानी दिसंबर 5 को वो पैसे हमें वसूल हुए हैं जिनकी चीज हमने नवंबर 5 को बेची थी। ये वाले मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में देखिए, ये मैं हाईलाइट करता हूँ एरिया, यहाँ पे ये वाले पैसे जो उधार थे ना, ये हमें मिल गए हैं, कलेक्शन हो गई है। तो पैसे आए दिसंबर 5 को। तो यहाँ पे मैं डेट लिखूंगा, दिसंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, 13,390। अमाउंट इज कलेक्टेड। ये है दिसंबर 5। अब दिसंबर 9 को क्या हुआ? पेड 3,800 ओट। ओट का मतलब जो मकरूज थी, जिसके पैसे देने थे, वो अदा कर दी। ओट जो हम पे कर्जा था, वो हमने अदा कर दिया 3,800। कर्जा कौन सा? जिससे याद है, जिससे पिछली ट्रांजैक्शन में देखो नवंबर 9 को हमने उधार चीजें खरीदी थी 3,800 की। कहता अब जाके दिसंबर 9 को वो पेमेंट हमने कर दी है, दिसंबर 9। ये वाले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर वाले है, ये वाले जो इन्वेंट्री हमने उधार खरीदी थी, अब इसकी पेमेंट हमने कर दी। तो जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो दिसंबर 9 को, यहाँ पे डेट लिखूंगा, दिसंबर 9, अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट 3,800। तो ये लाइन, लास्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, दिसंबर 31। कहते हैं क्ले, जरा गौर से ये लाइन सुननी है जरा, ठीक है। क्ले पूल्स पर्सोनल, पर्सोनल कहते हैं एम्प्लॉइज को, ठीक है। कहता है इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं काउंटेड,
काउंटेड का मतलब गिनी, द इन्वेंट्री ऑन हैंड, इन्वेंट्री गिनी, काउंट की। और आपको पता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी इन्वेंट्री गिनी जाती है, मैंने आपको बताया, इसलिए ताकि श्रिंकेज को रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है और जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो फिजिकल रिकॉर्ड है, उनको मैच किया जा सके। इन्वेंट्री गिनी, क्लेपूल पर्सोनल ने इन्वेंट्री गिनी एंड डिटरमिन इट्स कॉस्ट, और इन्वेंट्री की कॉस्ट है 1,82,080। जब गिनी तो 1,82,080। तो सुनिएगा, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जबकि अकाउंटिंग के मुताबिक जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसके मुताबिक हो एवर इंडिकेट, ये जाहिर किया, इन्वेंट्री ऑफ 1,83,790, यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक है, जो रिकॉर्ड के मुताबिक है वो इन्वेंट्री है 1,83,790, जबकि गिनी वो बनी है 1,82,080। एंड अ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है सीजीएस, ये क्या है सीजीएस, और सीजीएस है 6,95,222। फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री, फिजिकल काउंट कहता है जो हमने चीजें गिनी वाज ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व किया बाय द कंपनी ऑडिटर एंड इज कंसीडर्ड करेक्ट, यानी गिनने में कोई गलती नहीं हुई। ये नहीं हो सकता कि हमने चीजें गिनी तो उसमें गलती हो सकती है, नहीं, गिनी सही है हमने। रिकॉर्ड कह रहा है कि आपकी इन्वेंट्री है 1,83,790, जबकि फिजिकल जो सिचुएशन है, यानी जो काउंटिंग की है, तो उसमें इन्वेंट्री कम निकली है 1,82,080। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल रिकॉर्ड और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के दरमियान जब फर्क आ जाए हम इसको श्रिंकेज कहते हैं, और श्रिंकेज को रिकॉर्ड करना है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो श्रिंकेज होगा, और श्रिंकेज की एंट्री मैंने आपको एंड में करवाई थी, अगर याद है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, अगर नहीं है तो आपने लेक्चर तैयार किया होगा। मैं अगर इसको दिखाता हूँ, यहाँ ये देखिएगा एंड पे, टू रिकॉर्ड द श्रिंकेज, पहला जो कॉलम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, यानी जो सेल करने की सीजीएस वाली एंट्री है ना, वही श्रिंकेज को रिकॉर्ड करने की एंट्री। तो श्रिंकेज बेटा तभी होता है जब ये लाइन लिखी हो ना, जिस तरह ये लिखी हुई है कि भाई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में फर्क आ गया और जब गिनी तो वो कुछ और थी, तो उसको हम श्रिंकेज कहते हैं, और श्रिंकेज December 31 को जाके हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा December 31 यहाँ पे लिखा, श्रिंकेज की एंट्री वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा लिखना है आपने, मैं यहाँ मुख्तसर लिखने लगा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा, सीजीएस से मुराद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। और आपने रिकॉर्ड इस तरह, ये देखिए ये जो फिगर है 1,83,790, ये रिकॉर्ड के मुताबिक है। आपने पहले लिखनी है 1,83,790 माइनस, और जो गिनी वो कितनी थी 1,82,080, 1,82,080, इनका आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और ये डिफरेंस करके डेबिट साइड पे भी वही लिखना है और क्रेडिट साइड पे भी। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं, 1,83,090 कैलकुलेट 1,83,790 माइनस 1,82,080, तो ये आ गया 1,710। तो यहाँ पे 1,710, 1,710, लो जी, ये हो गया ए जूस। ये हमने किया इस क्वेश्चन का ए पार्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये ए पार्ट है, पार्ट का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, ए पार्ट, ठीक है, ताकि पता चल जाए क्या नहीं। ये एंट्रीज उसने कहा था, हमने एंट्री पास कर दी। अब वो कह रहा है ये पार्ट है, दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है प्रिपेयर अ पार्शियल इनकम स्टेटमेंट, prepare a partial income statement showing the company's gross profit। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें,
इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चले। शोइंग द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नेट सेल दी हुई है हमें 1 लाख। तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट मतलब पार्शियल इनकम स्टेटमेंट का मतलब है मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं बनानी, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम मालूम करते हैं। ये भी है, जब भी ये लाइन आए, आपको पता हमने एक इक्वेशन बनाई थी, ये CGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है तो क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मालूम करना है, देखें मैं आपको जरा समझाता हूँ। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी ना, सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो CGS आता है, ठीक है। तो अगर हम सेल्स में से, एक मिनट, ये ग्रॉस प्रॉफिट दूसरी साइड पे CGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, ये भी ठीक है ना। ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट दूसरी जाके प्लस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट इधर ही रहे तो इक्वेशन क्या बन गई, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस CGS। तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए सेल में से CGS माइनस करना। लेकिन ये फार्मूले से नहीं, वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बना। तो यही काम यही करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट की सूरत में करेंगे, फार्मूले की सूरत में नहीं। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे क्लेपूल, क्लेपूल, और ऊपर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, और फिर लिखेंगे फॉर द ईयर। जिस तरह ट्रेडिंग का प्रॉफिट है लास्ट अकाउंट में लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन। अब उसने नहीं बताया कौन सा ईयर है, तो हम यहाँ हमने क्या करना है, सेल में से CGS माइनस करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले सेल्स स्टेटमेंट में, या वैसे ही लाइनें में यहाँ लाइन लगा लें, एक कॉलम बना लें, या ना भी बनाए, खैर है। सेल्स हमें सेल लिखनी है। सेल देखे 20 उसमें उसने बताई है 1,24,900, 10,24,900। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ऊपर डॉलर का साइन लिख दें, 10,24,900। मैंने सेल में से क्या माइनस करना है, CGS। ये देखिए इक्वेशन जो ऊपर मैंने लिखी हुई है, ये वाली, सेल में से CGS माइनस करना है। तो मैं लिखूंगा लेस, या लेस ना भी लिखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख ले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर भी क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे देखें, ये December 31 में देखें। मैं दोबारा लाइन पर हूँ, December 31 वाली, जहां पे मेरा ये कर्सर मूव कर रहा है। क्लेपूल पर्सोनल काउंटेड द इन्वेंट्री गिनी ऑन हैंड एंड डिटरमिन इट्स कॉस्ट टू बी, ये हो गया। काउंटिंग रिकॉर्ड हो एवर इंडिकेट इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख एंड अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिखा हुआ ना एंड पे कॉस्ट 6,95,222। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में, मैं इसको अभी ब्रैकेट में लिखने लगा, मैं बताता हूँ, 6,95,222 प्लस, प्लस क्यों बेटा, ये जो December 31 में ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, ये श्रिंकेज से पहले है। मुझे किस तरीके से पता चला, क्योंकि उन्होंने जब एंड पे इन्वेंट्री गिनी, काउंट की, तो इन्वेंट्री थी 1,82,080 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 6,95,200 उस वक्त। लेकिन इसके बाद जाके हमने दोनों के डिफरेंस से श्रिंकेज भी रिकॉर्ड किया, लेकिन वो श्रिंकेज इस CGS का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो बाद में जाके रिकॉर्ड हो रहा है। जिस वक्त इन्वेंट्री गिनी उस वक्त तो डिफरेंस आ रहा था। अब देखिए डिफरेंस आने के बाद हमने ये श्रिंकेज को रिकॉर्ड किया, ये वाली, ये 1,710। तो मेरा कहने का मतलब है ये 1,710 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगा, क्योंकि इसकी वजह से CGS डेबिट हो रही है। ये देखें, यहाँ पे देखिए CGS डेबिट हो रही है 1,710 से। तो ये जो ऊपर वाली CGS है ये ऑलरेडी इंक्लूड है 9,105, ये सारा कुछ शामिल करके उसने बताया था। टोटल जो CGS है हमारे पास सारा टोटल करके
6,95,222 और अभी श्रिंकेज की एंट्री पास नहीं की थी हमने, ठीक है। तो वो अभी हमने चूंकि श्रिंकेज की एंट्री पास की जिसमें सीजीएस डेबिट है, डेबिट का मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये श्रिंकेज है नहीं था, ये पॉइंट याद रखना है, ये अक्सर स्टूडेंट पॉइंट भूल जाते हैं, ये इसको ऐड करना 1,710। तो इसको मैं ऐड करूंगा और कैलकुलेटर मुझे यूज करने दें। तो 6,95,222 प्लस 1,710, 6,96,932, 6,96,932। इसको माइनस माइनस करने का मतलब है आप ब्रैकेट्स लगा दें और इसको आप माइनस कर दें। तो मैं अगेन कैलकुलेटर यूज करूंगा। ये माइनस में इसलिए आ रहा है कि मैंने पहले छोटी में बड़ी, हालांकि बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करनी थी, मैंने कहा दोबारा क्या लिखें, असल में ये पॉजिटिव फिगर है। 3,27,968, 3,27,968। लो जी, ये दो पार्ट ही हमने करने थे, तीसरा पार्ट हमने नहीं करना। तो ये मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमने दो पार्ट किए, ए और बी। ए में जनरल एंट्री था परपेचुअल एंट्री सिस्टम के तहत, और बी में था कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करें स्टेटमेंट बनाकर। तो हमने स्टेटमेंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लिया, और ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख भी लें, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट 3,27,968। तो ये ए और ये बी पार्ट है, और इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। क्वेश्चन हो गया 7। अब अपने घर से जो मुझे असाइनमेंट जब आप सबमिट करवाएंगे शाम तक, तो आपने ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉब्लम 6.1 ए, इसी का पार्ट आपने करना है 6.2 बी, यानी ये ए प्रॉब्लम है 6.1, 6.1 बी सेट जो है, यानी सेम नंबर लेकिन सेट बी आपने घर से करना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक दो चीजें आपने और देखनी है, मतलब अजाफी देखनी है, मतलब कुछ और ट्रांजैक्शन भी आ सकती हैं, उनके मुतालिक भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ये है, अगर क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न का जिक्र आ जाए, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस, इसको किस तरीके से डील करना पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, और फिर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, दोनों सिस्टम परपेचुअल एंड पीरियोडिक सिस्टम, इसकी ट्रांजैक्शन क्या होंगी, इसको किस तरीके से डील हम करते हैं। बेटा परचेज एंड रिटर्न एंड अलाउंस का मतलब ये है, पहले मैं लास्ट सेमेस्टर में भी बताया था, इसको दो हिस्सों में पढ़े। पहले परचेज रिटर्न का मतलब है अगर खरीदी हुई चीज किसी वजह से आपने वापस कर दी, तो आपके लिए वो परचेज रिटर्न है, क्योंकि आपने खरीदी हुई चीज वापस की है। अलाउंस का मतलब है रायत
मतलब ये भी हो सकता है ना कि एक आपने सूट परचेज किया, शर्ट परचेज की, आप वापस करने गए, लेकिन उसने कहा जनाब चीज वापस ना करें, चीज आप रख लें, थोड़ी सी खराब है, आप मैं पैसे कुछ वापस कर देता हूँ। उसने रायत की, डिडक्शन, मतलब पूरी चीज मुकम्मल वापस नहीं की, उसने प्राइस में रिडक्शन कर दी, जो पैसे ऑलरेडी वसूल किए थे वो कुछ पैसे वापस कर दिए। दैट इज कॉल्ड अलाउंस। चाहे अलाउंस, अलाउंस क्या है, पार्शियल रिटर्न है, मतलब मुकम्मल रिटर्न नहीं है, कुछ रिटर्न है, मतलब कुछ पैसे दे दिए। तो दोनों के लिए वैसे, चाहे वो पार्शियल रिटर्न है या कंप्लीट रिटर्न है, हम एक ही अकाउंट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस का लफ्ज यूज करेंगे। ओके हो गया। अच्छा जी, आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। ये है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और ये है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अच्छा जी, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब चीज खरीदी थी, मैं पहले खरीदने की एंट्री आपको समझा दूं, बाद में मैं इसको रेज कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ जब खरीदी थी तो आपको पता है हमने किया था इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, और उधार, सपोज उधार परचेज किया तो अकाउंट पेबल, ऐसे ही था। और इसमें हमने एंट्री क्या पास की थी जब खरीदी थी, तो परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट, सॉरी, अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। ये हमें एंट्री पास। अब चीज हम वापस कर रहे हैं, ठीक है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अब मैं इसकी एंट्री आपको यहाँ पे सिखाने लगा हूँ, इसके नीचे ये है गुड्स परचेज जब हमने की। अब जब चीजें वापस कर दी हैं तो अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी होगी खत्म, ये होगी डेबिट, क्योंकि चीज वापस कर दिया, पैसे उस बंदे को थोड़ी देने हैं, जितने की चीज वापस कर दी है उतने पैसे अब हम उस बंदे को नहीं देने, लायबिलिटी कम हो गई उतने से। तो ये है रिटर्न की एंट्री जी, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट। और ये जो इन्वेंट्री है ये कम हो गई, ये इन्वेंट्री बिजनेस से चली गई, यानी जो ऊपर वाली एंट्री है उसको रिवर्स कर दे, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, चीज वापस कर गई है, इन्वेंट्री चली गई। लो जी, अब यही चीज देखें इधर भी, अकाउंट पेबल यहां से भी रिड्यूस हो गए, दूसरे सिस्टम में भी यही चीज है, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट, और परचेज, ये जो परचेजेस है इसको क्रेडिट करने की जगह हम लफ्ज यूज करते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। यहाँ पे परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंस, ए डबल ओ की जगह मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ ए डबल ओ, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ये जो सेकंड नंबर पे जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न की एंट्री, इसको याद रखिएगा। अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो ये एंट्री है, अगर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है तो सिर्फ क्रेडिट, अकाउंट पेबल डेबिट होने ही होने हैं दोनों सिस्टम। अगर परपेचुअल है तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, और अगर पीरियोडिक है तो परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगी। ये जो मैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस,
सपोज ये एक शख्स है, यहाँ पे भी शख्स है, लेफ्ट साइड वाला इसका नाम है ए, जो राइट साइड पे है इसका नाम है बी। ठीक है, ए ने बी को चीजें बेची, ए हो गया सेलर, दैट इज सेलर, ये जो है ये सेलर, एंड बी दैट इज कॉल्ड बायर, ये बायर। अब बी को चीजें पसंद नहीं, इसने कुछ चीजें वापस कर दी। अब ये जो परचेजर है, यानी जिसने चीज खरीदी थी, इसके लिए वो चीज कहलाई परचेजर रिटर्न, क्योंकि इसने खरीदी थी। और ये सेलर है, इसने चीज सेल की है। बेची हुई चीज, ये पहले सेल की थी फिर वापस आ रही है, बेची हुई चीज वापस आ रही है, दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न। और उसी तरह अलाउंस का मतलब है, अगर सेलर ने कुछ मुकम्मल तौर पे चीज वापस नहीं ली बल्कि प्राइस में रिडक्शन कर दी, कुछ पैसे वापस कर दिए, तो वो भी सेल रिटर्न ही होगी, लेकिन हम उसका नाम भी सेल रिटर्न होगा, चाहे पूरी चीज वापस की है या कुछ पैसे कटौती की है, उसका पूरा नाम होगा सेल रिटर्न एंड अलाउंस। हम पूरा, चाहे अगर कुछ पैसे वापस किए हैं फिर भी हम लिखेंगे, अकाउंट यूज करेंगे सेल रिटर्न एंड अलाउंस। अगर मुकम्मल चीज वापस कर दी गई तो फिर भी हम यही अकाउंट यूज करेंगे, सेल रिटर्न एंड अलाउंस का। तो आइए देखते हैं इनकी एंट्रीज क्या है दोनों सिस्टम में। अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और फिर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और यहाँ पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा जी, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, इन दोनों सिस्टम में एंट्रीज क्या होंगी, सेल रिटर्न। एंट्री समझ से पहले जब हमने खरीदी थी फिर क्या एंट्री पास की थी, फिर समझना बहुत जरूरी है, फिर समझना आसान हो जाता है। यानी अगर हमने सेल रिटर्न की एंट्री समझनी है तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हमने खरीदी थी, जाहिर रिटर्न तभी की होंगी कि जब पहले हमने चीज खरीदी थी। पहले खरीदने की एंट्री को रिविजिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिटर्न की एंट्री को देख लेते हैं। ठीक है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब खरीदी थी तो कितनी एंट्री पास की थी, दो एंट्रीज, आपको याद, अभी मैंने आपको करवाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। एक जब हमने सेल की थी ये एंट्री पास की थी, और दूसरी हमने की थी अकाउंट रिसीवेबल या कैश टू सेल्स, अब हम चीज वापस कर चीज वापस आ रही है, ठीक है, गुड्स वापस आ रही हैं,
अब हम इसको रिवर्स कर लेंगे, दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर लेंगे। परचेज करते थे, सॉरी सेल करते थे तो ये दोनों एंट्री पास करते थे। अब बेची हुई चीज, सेल की हुई चीज वापस आ रही है, तो अब ये दोनों एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। यानी ये जो है पहले नंबर पे ये सीजीएस हो जाएगी क्रेडिट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चीज वापस कर दी है। तो इन्वेंट्री हमारे पास वापस आ गई क्योंकि सेलर है, इन्वेंट्री में इजाफा हुआ, चीज वापस हमारे पास आ गई, इन हो गई इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ये रिवर्स हो गई, ये देखिए एग्जैक्ट मैंने एरो इसलिए लगाया आपको पता चल जाए ये रिवर्स हो गई है। जब खरीदी थी सीजीएस डेबिट था, वापस की सीजीएस क्रेडिट, ठीक है, सॉरी जब बेची थी सीजीएस अकाउंट डेबिट, चीज वापस आ गई है क्रेडिट। जब बेची थी इन्वेंट्री चली गई बिजनेस से, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, अब चीज वापस आ रही है तो इन्वेंट्री डेबिट कर दी मैंने, तो ये मैंने रिवर्स कर दिया। अब एक एंट्री को मजीद दूसरी एंट्री को भी रिवर्स करेंगे, एक और एंट्री को रिवर्स करेंगे। अब ये जो देखो सेल, सेल क्रेडिट है, यहाँ पे आके हम डेबिट कर देंगे, लेकिन साथ लिखेंगे रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, ये हो गया क्रेडिट। यानी जो ऑलरेडी जिसको मैं हाईलाइट करने लगा ये दोनों एंट्री रिटर्न की हैं, ये वाली एंट्री, ये दोनों एंट्री रिटर्न की हैं। सेल्स रिटर्न की दो एंट्रीज पास होती हैं परपेचुअल में, क्योंकि जब सेल की थी, सेल है ना, परपेचुअल एंट्री सिस्टम में सेल जब का लफ्ज जब भी आ जाए दो एंट्री पास होंगी, चाहे वो सेल रिटर्न है फिर भी दो एंट्रीज हैं, चाहे वो गुड सेल की है फिर भी दो एंट्रीज है। तो जिन एरिया को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सेल्स रिटर्न की एंट्रीज है परपेचुअल एंट्री सिस्टम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाए पीरियोडिक की, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जब हम चीज सेल करते तो एक ही एंट्री पास करते थे, आपको याद है अकाउंट रिसीवेबल या कैश टू सेल्स। तो जब रिटर्न हुई है तो इसी को हम रिवर्स करेंगे, ये अकाउंट रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, और ये सेल्स क्रेडिट था ये रिवर्स हो गया डेबिट, लेकिन हम साथ पूरा लिखेंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इसको साफ करके एक मिनट लिख देता, यानी यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, यानी जिस एरिया को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ दैट इज द रिटर्न। ये ऊपर इसलिए मैंने एंट्रीज लिखी थी ताकि ये समझाया जा सके कि ये बेटा आपने एंट्रीज याद रखनी है। परपेचुअल एंट्री सिस्टम में, पीरियोडिक एंट्री सिस्टम में से रिटर्न की एंट्रीज पास है, ये से रिटर्न एंड अलाउंस की एंट्रीज हैं जो नीचे मैंने लिखी हुई हैं, और ऊपर मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को हाईलाइट कर दिया। तो ये आपके पास ये सारा सिस्टम है। किस्सा मुख्तसर ये कि परचेज रिटर्न की एक एक एंट्रीज दोनों सिस्टम में पास होगी और से रिटर्न की दो दो एंट्रीज पास होंगी। ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे बस नहीं हुई, एक और चीज भी आपको समझाना मकसद है जो अजाफी चीजें हैं, वो है डिस्काउंट के हवाले से। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट होता है दो तरह का, ये लास्ट सेमेस्टर में मैं आपको बड़ी डिटेल से बता चुका था कि डिस्काउंट का मतलब होता है कोई रायत, जब हम चीज खरीदते हैं तो पैसे पेमेंट करते वक्त कोई रायत मिल जाए, या कोई उधार चीज खरीदते हैं तो अर्ली पेमेंट को प्रॉम्प्ट करने के लिए, याद है हमने क्या डिस्काउंट का लफ्ज पढ़ा था। पर डिस्काउंट का मतलब है खरीदार को कोई ना कोई, यानी जो बायर है परचेजर है, कोई ना कोई रायत मिल रही है सेलर की तरफ से, चाहे वो उधार माल खरीदा है, फुल पेमेंट वसूल करने के इवज मिल रही है, या एट द स्पॉट मिल रही है, वो बात की बातें हैं। ये जो डिस्काउंट है ये दो तरह का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट,
और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब मैं आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा चुका था। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है एक बायर और एक सेलर है, बायर सेलर से चीज परचेज कर रहे हैं, चीज परचेज करते वक्त लिस्ट प्राइस में से एट द स्पॉट सेलर जो रायत करता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। चाहे वो फ्लैट डिस्काउंट के नाम से कर दे, चाहे वो बार्गेनिंग करके आपको रायत कर दे, चाहे वो रिलेशनशिप की बुनियाद पे रायत कर दे, चाहे वो बल्क मिकदार में आप चीजें खरीद रहे हैं इसलिए वो डिस्काउंट कर दे, किसी वजह से भी जो प्राइस कोटेड है, लिस्टेड है, उसमें कमी कर दे किसी भी वजह से, जो मैंने अभी बोली उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में एक खासियत ये होती है वो स्पॉट ऑफ सेलिंग होती है, इसमें उधार नगद माल का कोई चक्कर नहीं है। जब आपने चीज खरीदारी की, मुआयदा तय पाया खरीदने का बेचने का, वो जो लिस्ट प्राइस में से है उसमें जो प्राइस कम कर दी गई वो कहलाती है ट्रेड डिस्काउंट। और हमने लास्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा था, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ये भी बात मैं आपको लास्ट सेमेस्टर में समझा चुका था। अब आते हैं क्या है डिस्काउंट की तरफ। ये भी मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जो कैश डिस्काउंट होता है उसमें उधार माल का खरीदना और बेचना जरूरी होता है, पहली शर्त ये है। सपोज मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ये एक शख्स है जी, ये एक और शख्स है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ए ने बी को चीज सेल की 2000 की, उधार, क्रेडिट पे उधार सेल की 2000। बी ने प्रॉमिस किया बी ने, कहता मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये जो पेमेंट है मैं 20 दिन के बाद अदा कर दूं, 20 डेज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 20 दिन के बाद रकम अदा कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है भाई, ओके हो गया, कोई मसला नहीं है, तो मेरे भाई हो। लेकिन सपोज 10-15 दिन के बाद ए को पैसों की जरूरत पड़ गई, ए जाता है भाई बी के पास, बी के पास जाता है, बी को कहता है जनाब आप ऐसा करें, आपने मेरे पैसे देने हैं 2000, मेहरबानी कर दें यार, मजबूर हूं। बी कहता नहीं भाई, प्रॉमिस किया था 20 दिनों के बाद, अभी तो मेरी कमेटी नहीं निकली, फलां पैसे नहीं आए। फिर ए एक ऑफर करता है बी को, ए को चूंकि अभी पैसे जरूरत है, वो 5 दिन सपोज वेट नहीं कर सकता, अभी 20 दिन पूरे होने में 5 दिन बकाए हैं। लेकिन एक ए को भी पता है यार 20 दिनों का वादा था, बी को भी पता है अभी 5 दिन बकाया है, ए को भी पता है 5 दिन बकाया, तो बी कहता है मैं तो अभी पैसे नहीं दूंगा, ए को भी पैसों की जरूरत है। फिर ए ऑफर करता है जनाब बी को, बी साहब नाराज ना हो यार, मैं भी आपको मुश्किल वक्त में काम आया था, आप चले कोई नहीं, आप मुश्किल वक्त में काम नहीं आ रहे, आपके पास पैसा नहीं है, तो मैं एक आपको ऑफर करता हूँ। वो ऑफर ये है कि अगर आप अभी मुझे पेमेंट कर दें, ए बी को कह रहा है, सेलर बायर को कह रहा है अभी मुझे पेमेंट कर दें तो मैं आपको 2000 रुपया छोड़ दूंगा, सॉरी 1000 रुपया या कुछ 500 छोड़ दूंगा, थोड़ी अमाउंट कर लेते हैं, 2000 तो सारा है, 500 छोड़ दूंगा, आप ऐसा करें मुझे 1500 रुपया दे दें अभी अगर आप मुझे पेमेंट करते हैं। बी सोचता है सपोज कि यार ये तो बड़े वारे में है, अगर मैं 5 दिन बाद अदा करूंगा तो मुझे 2000 रुपया अदा करना पड़ेगा, अभी मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे 1500 रुपया मिलता है। तो सपोज ये बी उसको 1500 रुपया अदा करके अपना अकाउंट सेटल करवा देता है, 1500 रुपया पे कर देता है। तो ये क्या हुआ, ए ने क्या किया, बी को रायत दी, डिस्काउंट दिया। जरा सिनेरियो देखिएगा दोनों में, ये जो ए है ये क्या था, क्रेडिटर था, है सेलर था, लेकिन सेलर के बाद क्या बन गया, क्रेडिटर। और बी क्या है, डेटर मकरूज, डेटर मकरूज। बी है डेटर, ए है क्रेडिटर।
तो ये क्या हुआ, एक क्रेडिटर ने डेटर को 500 रुपया छोड़ दिया ताकि मुझे जल्दी पैसे मिल जाएं, जो मुकर्रर डेट थी उससे पहले पैसे मिल जाएं। डेटर को भी फायदा हुआ, उसके पैसे थोड़े से कम अदा करने पड़े, क्रेडिटर को फायदा हुआ कि जल्दी पैसे मिल गए, तो दोनों को फायदा हो रहा। तो जो क्रेडिटर डेटर को अर्ली पेमेंट अदा करने के इवज जो रायत देता है, जो डिस्काउंट देता है, जो डिडक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में जरूरी है पहले उधार माल बिके, उधार माल बिके, फिर उसके बाद जल्दी पेमेंट के इवज ऑफर किया जाए। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी हद तक ये मैंने रिपीट किया आपको, ये लास्ट सेमेस्टर में बताया था मैंने आपको। अब अगली बात सुने जी, अब जो ए है, ये जो मैंने अभी बताया, ये जो ए है इसने डिस्काउंट दिया, ये सेलर है। हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में ये डिस्काउंट अलाउड है, लेकिन फॉरेन ऑथर में इसे कहते हैं सेल डिस्काउंट। यानी ये जो 500 रुपया है ए के नजदीक, ये क्या है, सेल डिस्काउंट, क्योंकि सेलर दे रहा है। और ये जो बी के नजदीक है, यही डिस्काउंट 500 का कहलाता है परचेज डिस्काउंट। ये वही है डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन नाम में अब फर्क है। फॉरेन ऑथर इसे परचेज डिस्काउंट का लफ्ज यूज करते हैं, वही चीज है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। तो ये है सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट। अब ये जो कैश डिस्काउंट है, अमूमन ये तो मैंने आपको बड़ी देसी सी एग्जांपल दी, पैसों की जरूरत पड़ गई, लेकिन जो डिस्काउंट है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जो कैश डिस्काउंट है उसकी जो टर्म्स है ना, जब भी चीज बेचे या खरीदें उसी वक्त तय कर ली जाती है। कैश डिस्काउंट की जो टर्म्स हैं, जब चीज खरीदे या बेचें उसी वक्त तय कर ली जाती है कैश डिस्काउंट। आपको याद है मैंने आपको ये बताया था 2, 10 एंड 30, आपको याद होगा। मतलब ये शुरू में बता दिया जाता है कि भाई 210, 310, 340। ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ डिस्काउंट या परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या है। ये 2 का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। इस जो 10 है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिस्काउंट पीरियड। एन से मुराद है नेट, नेट अमाउंट। ये जो 30 है इसका मतलब होता है क्रेडिट लिमिट। इसका मतलब होता है क्रेडिट लिमिट। अब इसका मतलब है, ये मैंने सिंबॉलिक लिखा है, 10 की जगह 20 भी हो सकता है, 2 की जगह 4, 5, 6, जितना भी। इसका मतलब है अगर सपोज मैं चीज खरीदता हूं किसी दूसरे शख्स के साथ और वो सेलर कहता है यार ये चीज तुम ले लो 2, 10 एंड 30 टर्म के साथ, यानी खरीदते वक्त ही बता दिया जाता है। क्या मतलब इसका, अगर तुम 10 दिनों के अंदर पैसे दे दोगे मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा, जितना भी तुम माल लेके जा रहे हो ना उस पर 2% का डिस्काउंट दूंगा। नहीं तो अगर ऐसा ना किया, कोमा है ना, इसका मतलब अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें फुल अमाउंट, एंड से मुराद है नेट अमाउंट, मुकम्मल अमाउंट 30 दिनों के अंदर मुझे अदा करनी होगी। 30 की बजाय 20 भी हो सकता है, 10, 15 भी हो सकता है, जो भी टर्म्स तय पाए। तो इसका मतलब है, पूरी लाइन का मतलब है 10 दिनों के अंदर तुम अगर मुझे पेमेंट करते हो तो मैं तुम्हें 2% डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो मुझे 30 दिनों के अंदर अंदर तुम्हें रकम पूरी अदा करनी पड़ेगी। दूसरे अल्फाज में कह लो मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए उधार दे रहा हूं,
लेकिन अगर तुम मुझे 10 दिनों के अंदर पैसे दे दोगे, मैं तुम्हें 2% छोड़ दूंगा। तो कैश डिस्काउंट की इस तरह की टर्म्स साथ ही मेंशन हो जाती हैं जब आप माल खरीदते हैं, यानी आपको शुरू में ही पता चल जाता है कि मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा अगर मैं पेमेंट करता हूं जल्दी। ठीक हो गया। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट के मुतालिक थोड़ा सा। अच्छा, दूसरी बात है, अब कैश डिस्काउंट में दो चीजें जो आ रही हैं, सेल डिस्काउंट है या परचेज डिस्काउंट है, जिस तरीके से भी है, अब उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? यानी ये जो डिस्काउंट है इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगली बात अब ये हमने पढ़नी है। अब मैं इसको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, है सेलर जो सेल डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, इसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कैश डिस्काउंट, एक तरीका कहलाता है ग्रॉस मेथड, एक तरीका कहलाता है ग्रॉस मेथड, दूसरा तरीका कहलाता है नेट मेथड। तो दोनों तरीकों से आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो डिस्काउंट है उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, सपोज ये ईजी, सपोज हमने चीजें खरीदी हैं, परचेज, 5,000 की, और हमें डिस्काउंट जो टर्म है वो हमें साथ ही बता दी गई, उधार खरीदी है। याद रहे, कैश डिस्काउंट में उधार का लेन देन जरूरी है, तभी जाके तो ऑफर होगी ना कि जल्दी पैसे दे दो। डिस्काउंट टर्म है वही 2, 10 एंड 30, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है। सपोज ये एग्जांपल है। आइए देखते हैं ग्रॉस मेथड और नेट मेथड में एंट्रीज क्या। लो जी, ये जो पहला कॉलम होगा वो ग्रॉस मेथड है, कैश डिस्काउंट का ग्रॉस मेथड किस तरह रिकॉर्ड होता है, और नेट मेथड। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री, जब हम खरीदेंगे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, खरीदारी वाली एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं है, मतलब डेबिट क्रेडिट के हवाले से बात करो। ये जो मेथड है ये अमाउंट पे अफेक्ट करता है, डेबिट क्रेडिट पे कोई इतना मसला नहीं है। पहली एंट्री की बात करो, मतलब पहली एंट्री सपोज हम परचेज की करें, हमें कहा गया परचेज की गई, परचेज, परचेज ऑफ इन्वेंटरी। तो जो ग्रॉस मेथड है, ये पहला कॉलम ग्रॉस मेथड का है। इसमें आपने देखना, जब आपने एंट्री पास करनी है फिर देखना क्या ये परपेचुअल मेथड है या पीरियोडिक है। सपोज परपेचुअल है, मैं दोनों में परपेचुअल मेथड अज्यूम करने लगा, तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल, उधार खरीदना जरूरी है इस अकाउंट। और नेट मेथड में भी एंट्री वही है, यानी अगर परपेचुअल एंट्री सिस्टम है तो इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, लेकिन अमाउंट में फर्क है। अगर देखिए जो ग्रॉस मेथड है, ये जो पहला कॉलम ग्रॉस मेथड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये जो ग्रॉस मेथड में है ये कहता है इसमें फुल अमाउंट से एंट्री पास करनी है जितने की हमने चीज खरीदी है।
जिस तरह अमूमन हम करते हैं, पिछले सेमेस्टर में भी हम इसी तरह करते थे। लेकिन जो नेट मेथड है इसमें कहा जाता है कि आपने जो डिस्काउंट ऑफर किया गया वो पहले ही माइनस कर लेना, यानी उसको पहले ही माइनस कर लेना है आपने। अभी चूंकि हमने डिस्काउंट चाहे अवेल किया या नहीं किया, डिस्काउंट अभी लिया है या नहीं लिया, उसको पहले ही डिडक्ट कर लो, नेट मेथड ये कहता है। वो किस तरीके से, अब देखिए ऊपर देखिए, अगर 5000 की चीज है, 2% हमें ऑफर किया गया, तो 2% माइनस कर दे इसमें से, बकाया अमाउंट जो है वो नेट मेथड में जो एंट्री पास करेंगे उसमें लिखी जाएगी। किस तरीके से, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए ये है 5000, 5000 में से 5000 का 2% लेकर माइनस करना है, 2% डिस्काउंट है, ये 2%। या दूसरा तरीका ये है कि 5000 का 98% ले लें, फिर भी वही अमाउंट आएगी। यानी जो डिस्काउंट ऑफर किया गया है वो जो लिस्ट प्राइस में से उसमें से माइनस करके अमाउंट लिखनी है नेट मेथड में। अब इसको यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.98, मैं दूसरे वाला तरीका देखो 4900 जी, यानी अगर मैं यहाँ इसके तहत एंट्री पास करूं तो 4900, और यहाँ पे भी 4900। तो जी ये परचेज करने की एंट्री में इम्पैक्ट पड़ा है अमाउंट पे। अगर मैं नेट मेथड यूज करता हूं तो डिस्काउंट चाहे अवेल नहीं किया तो वो माइनस करके पहले ही लिख लेना है। अब देखिए दूसरी एंट्री में मैं अज्यूम करने लगा हूं, इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड। अवेल का मतलब है अगर हमने इफ डिस्काउंट इज अवेल्ड, यह है परचेज ऑफ इन्वेंट्री की। अगर हमने डिस्काउंट ले लिया, डिस्काउंट लेने का मतलब है वो 10 दिनों के अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो फिर क्या एंट्री पास होगी दोनों ग्रॉस मेथड में और परपेचुअल। अब जरा देखें, ये अकाउंट पेबल हमने क्रेडिट किया था, अब हमने पेमेंट कर रहे हैं। डिस्काउंट अवेल करने का मतलब है हम पेमेंट कर रहे हैं 10 दिनों के अंदर, तो जिम्मेदारी तो पहले खत्म हुई ना। पहले तो ये बात देखे ना, जितने भी पेमेंट की है जिम्मेदारी खत्म हुई अकाउंट पेबल। जितने भी पैसे अदा कर रहे हैं हमारे जेब में से कैश चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये दो अकाउंट तो उसी तरह ना पेमेंट की है। अब हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो जिस तरह हम लिखते थे डिस्काउंट सेव, अब हम लिखेंगे क्योंकि ये परचेजर ले रहा है तो हम लिखेंगे परचेज डिस्काउंट। डिस्काउंट सेव का मतलब परचेज डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब है सेल डिस्काउंट। इस बुक में याद रखना आपने। तो ये परचेज डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट भी मिला हमें, परचेज डिस्काउंट, जिस तरह हम लास्ट सेमेस्टर में ये एंट्री पास कर चुके हैं। अब देखिए अगर मुझे डिस्काउंट मिला है तो मुझे कितनी पेमेंट की होगी, डिस्काउंट कितना है जी, देखिए 5000 का 2% हमें ऑफर किया गया, तो 100 ही बना ना, तो ये हो गया 100। यहाँ पे कितना आया, पैसे कितने देने पड़े, 4900। और अकाउंट पेबल उतने से डेबिट जितने से क्रेडिट किया था। ये देखिए ऊपर हमने 5000 से क्रेडिट किया था, तो जिम्मेदारी 5000 से खत्म हुई। लो जी, इस तरह ये डेबिट क्रेडिट वापस। अब इसमें देखिएगा नेट मेथड में डिस्काउंट ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया था, ये देखिए माइनस करके 4900 लिखा। अब जरा देखिए इसमें क्या है, अकाउंट पेबल अकाउंट डेबिट, पैसे दे दिए जिम्मेदारी खत्म, और कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे देखिए अकाउंट पेबल जो क्रेडिट किए थे, इस जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये 4900 से क्रेडिट किए थे, अब डेबिट भी 4900 से होंगे। इधर जो कि दूसरे मेथड में यहाँ देखे हमने क्रेडिट किए थे 5000 से, डेबिट भी 5000 किया हमने। इसी तरह ये देखिए अकाउंट पेबल डेबिट 4900 से और कैश अकाउंट क्रेडिट 4900। लो जी कहानी खत्म बस। यानी आपने परचेज डिस्काउंट का लफ्ज यूज नहीं करना नेट मेथड में, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है पहली एंट्री में। तो अब देखिए अगर बिल फर्ज, अब दूसरा मैं एक और सिनेरियो यहाँ पे अज्यूम करने लगा हूँ। बिल फर्ज अगर हमने डिस्काउंट अवेल ना करते, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ नंबर 3 सिनेरियो। नंबर 3,
if discount is not availed, नॉट अवेल का मतलब है हमने मुकर्रर डेट पे, यानी जो डिस्काउंट वाली डेट है उसमें हमने पेमेंट नहीं की, वो पेमेंट गुजर चुकी है, वो सॉरी वो डेट गुजर चुकी है, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने अब फुल अमाउंट पे करनी है। चलो जितनी भी अमाउंट पे करेंगे, एक बात तो क्लियर है, अकाउंट पेबल डेबिट होगा, जिम्मेदारी खत्म होगी, चाहे कम दिए हैं ज्यादा दिए हैं वो बाद में देखते हैं। और कैश अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट उतनी अमाउंट, अकाउंट पेबल डेबिट उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे। कितने से क्रेडिट किए थे? 5000 से, पहली एंट्री में देखें तो यहाँ पे देखें अकाउंट पेबल वाली जिम्मेदारी 5000 से। अब कैश पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है? अब डिस्काउंट अवेल नहीं किया, पूरे 5000 रुपया, लो जी कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी यहाँ पे तमाम, नॉट अवेल। अब इस सिनेरियो में देखिएगा, इस सिनेरियो में भी अकाउंट पेबल डेबिट हम पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पेबल डिस्काउंट नहीं लिया लेकिन पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल डेबिट उतनी अमाउंट से जितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे। कितनी अमाउंट से क्रेडिट किए थे? इसमें 4900 से। तो यहाँ पे पहली एंट्री में देखना आपने कितने अमाउंट से क्रेडिट किए थे, उतने से डेबिट 4900 से। लेकिन अब हम कैश पूरा अदा कर रहे हैं, कैश हम पूरा अदा कर रहे हैं, कैश वो कितना अदा कर रहे हैं? 5000। तो इसका मतलब है 100 का डिस्काउंट जो ऑलरेडी माइनस कर चुके थे वो हम दोबारा उसको ऑलरेडी हम उसको इनकम के तौर पे देखें ना, पहली एंट्री में देखें 4900 से एंट्री पास की, डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस कर दिया, ये 100 का डिस्काउंट हमने गंवा दिया, इसको कहते हैं परचेज डिस्काउंट लॉस। ये एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ। यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे एक लफ्ज यूज करूंगा, परचेज डिस्काउंट लॉस का, लॉस्ट 100 से 4900 भी डेबिट, 100 भी डेबिट, 5000 हो गए, 5000 क्रेडिट। तो बेटा ये है सिनेरियो, ये थोड़ी मुश्किल एंट्री लग रही होंगी,